तो दोस्तों पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया है कि फिजिकल रिलेशन का तात्पर्य यह नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ ही होगा। ये जो पूरा केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट में, अगर उसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो बेसिकली ये 2017 का केस है जिसमें जो कन्विक्टेड पर्सन था उसको एक्विट कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए कि सब्सटैंशियल एविडेंसेस जो हैं वो मौजूद नहीं है और यहाँ तक कि जो टेस्टिमनी है सर्वाइवर की वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है जिसके बेसिस पे हम कन्विक्टेड को जो सज़ा दी गई है उसको सब्सटैंशिएट कर पाएं। इसीलिए आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे ये जो पूरा डिस्कशन है उसको कैरी फोर्थ करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है, ये जो पूरी सिचुएशन है वो क्या है और कैसे जो रेलेवेंस है वो बैठ नहीं रही है, इस्टेब्लिश नहीं हो रही है इस पूरी एस्पेक्ट में इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी एंड इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। अगर मैं एग्जाम रेलेवेंस की बात करूं तो बेसिकली ये जो पूरा केस है वो जुडिशियल प्रूडेंस के बारे में बात करता है जिसमें जो हमारी जुडिशरी है वो अपनी मॉरल ऑब्लिगेशंस का इस्तेमाल करते हुए जो सबसे अच्छा डिसीजन होता है उस तक पहुंचती है। उसके बाद एम्बिग्युइटी इन लॉज और उसका जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर उसके बारे में भी बात की गई है इस पर्टिकुलर केस में, और जो कोर्ट का रोल होता है लॉ को इंटरप्रेट करने में और जस्टिस को सेफगार्ड करने में उसके बारे में भी बात की गई है, जिसकी वजह से ये जो पूरा केस है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी बन जाता है आपके गवर्नेंस के पेपर के लिए, आपके इंडियन सोसाइटी के पेपर के लिए, जिसकी वजह से मैं आप सबसे दरखास्त करती हूँ कि इस सेशन के अंत तक बने रहिए। इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जिसमें अनअकैडमी बेसिकली आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्लैट 55% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन विद अश्योर्ड सक्सेस, यानी कि आपको सीएससी अश्योर जो है जो अदरवाइज नहीं मिलता था वो आपको मिल रहा है 12 महीने या फिर उससे ज़्यादा का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जिससे कि 2026 का जो पेपर है वो आपका क्लियर नहीं होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा, कुछ लाइव प्रीलिम्स टेस्ट आपको और कुछ मेंस के टेस्ट जो हैं वो अटेम्प्ट करने ही होंगे एंड उसके साथ साथ मिनिमम आपका 400 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे आपको जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगी क्योंकि इससे हमें भी पता चल जाएगा कि आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, कुछ ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया, जिसकी साथ ही हम सीएससी अश्योर के साथ आपको इंश्योर करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो हमारे ऊपर हो, जिससे कि हम साथ मिलकर मेहनत करें और एग्जाम जो है उसको एनीवे क्लियर करें। इसी के साथ जो बच्चे 2026 या जो बच्चे 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए और एक महत्वपूर्ण खबर कि जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो ज़्यादा देर मत कीजिए डिसीजन लेने में, प्लेटफॉर्म पर जाइए और यूज़ कीजिए कोड NST लाइव जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल हो जाएंगे एंड आप मेक श्योर कर पाएंगे कि आप इतने एस्टीम इंस्टीट्यूट के साथ, इतने एस्टीम टीचर्स के साथ जुड़ पाएँ एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। तो अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो पूरी न्यूज़ है वो क्या है। तो ये है एक्विटल ऑफ अ मैन कन्विक्टेड अंडर द पॉक्सो एक्ट। ये जो बेसिकली केस था वो 2017 में लॉन्च किया गया था। एक माइनर थी, एक 14 साल की बच्ची थी, उसकी मदर के द्वारा कि मेरी बेटी को बहला फुसला कर ये जो इंसान है जिसको कन्विक्ट करार दिया गया था वो ले गया था और उसने मेरी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट्स जो थे उन्होंने कन्विक्ट भी कर दिया कि हाँ ठीक है ये जो क्राइम है वो एक्चुअल में हुआ है एंड इसी के बेसिस पे उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दी, जिसके चलते जो कन्विक्ट था उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की एंड इवेंचुअली ये फाइंड आउट किया गया क्रॉस एग्जामिनेशंस वगैरह के बाद कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं ले जाया गया था। यहाँ तक कि ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स के अकॉर्डिंग जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुई थी उसमें ये तक कहा गया जो सर्वाइवर है उनके द्वारा कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ एंड यहाँ तक कि कोई चोट भी नहीं पहुँचाई गई। मेडिकल एग्जामिनेशंस में भी ऐसा कुछ पाया नहीं गया और उसके बाद जो वॉलंटरली जाना था सर्वाइवर का उसने इस पूरे केस को बेसिकली पलट के रख दिया, जिसमें कि जो एक्विटल था वो एज सच कैरी फोर्थ किया गया और जस्टिस जो थी वो इंश्योर की गई कन्विक्ट को कि हमारे पास इतने एविडेंसेस तो हैं नहीं कि बोल दिया जाए कि आप कन्विक्ट हैं एंड हेंस आप जो है बाय इज्जत बरी किए जाते हैं।
अगर हम आगे इस मुद्दे की बात करें तो जो मेन इशू था इस पूरे केस में वो था एम्बिग्युइटी इन द सर्वाइवर्स टेस्टिमनी रिगार्डिंग द टर्म फिजिकल रिलेशन, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे साथ संबंध बनाए। एंड इस बेसिस पे जो था दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हम नहीं कह सकते कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ। जो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट जिसके वाया जो बेल थी या जो बरी किया गया, एक्विट किया गया, वो मिला, वो था कि फिजिकल रिलेशंस जो हैं या जो संबंध हैं उसको हम सब्सटैंशिएट या इक्वेट नहीं कर सकते सेक्सुअल असॉल्ट के साथ, और बिल्कुल भी उसको फर्दर इक्वेट नहीं कर सकते पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के साथ, क्योंकि ऐसा कुछ अगर हमें करना है तो हमें एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना एविडेंस के हम मियर एक अजम्पशन पे कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ होगा, एक डिडक्शन रीजनिंग लगा के किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते कि नहीं आप परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम है और इसीलिए रहिए आप अपनी पूरी जो बचा हुआ जीवन है उसको जेल में काटिए। ये जो पूरा डिसीजन था वो बेसिकली 2 मेंबर लेड बेंच के द्वारा किया गया, जिसमें जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा ने ये जो रूलिंग थी वो एज सच दी और बताया कि कैसे जो एविडेंस है उसकी लैकिंग की वजह से हम ये डिसीजन सब्सटैंशिएट कर रहे हैं स्टेटस क्वो में। क्योंकि चाहे वो सेक्शन 3 हो पॉक्सो का या सेक्शन 376 हो आईपीसी का जो कि रेप के बारे में बात करता है, और ये पॉक्सो का एक्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है, वो दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस एंड बिकॉज ऑफ जस्ट सेइंग कि संबंध बनाया गया। अगर हम की हाइलाइट्स के बारे में बात करें इस पूरे जजमेंट की, तो एम्बिग्युइटी वाज द नंबर 1 हाईलाइट जिसके बारे में एक्सप्लिसिटली बात की गई कि हमें कुछ सब्सटैंशियल मिल ही नहीं रहा है टेस्टिमनी से। उसके बाद एविडेंसेस कोई नहीं थे, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मेडिकल जो था उसमें भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई, जिसकी वजह से अगेन ये जो पूरा सिचुएशन है वो एज सच प्रिवेल किया। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ ट्रायल कोर्ट की रीजनिंग का, क्योंकि अगर कोई क्लैरिटी ही नहीं है, अगर कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आप कैसे इतना हार्ड पनिशमेंट जो है वो किसी को दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो ऑलरेडी काम करता है जस्टिस पे, और जस्टिस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा कोर्ट, हमारा जुडिशियल सिस्टम कहता है, वो है कि जब तक अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको हम अपराधी नहीं कहेंगे। जिसके चलते ये जो पूरी सिचुएशन थी वो प्रिवेल की कि ट्रायल कोर्ट के बेसिस पे ही कितना गलत हुआ उस इंसान के साथ। अगर वो अपील नहीं करता या उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते तो फिर तो वो जीवन भर के लिए वहीं रह जाता। इसीलिए ऐसे जो सिस्टम है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, एंड अगर इतने सेंसिटिव केसेस आ रहे हैं तो उनको उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ बेसिकली डील किया जाना चाहिए। अगर हम देखें कि उस पूरे जजमेंट तक पहुंचने के लिए क्या प्रिंसिपल अप्लाई किया या क्या बेसिस बनाया गया, तो वो बेसिकली था कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया एक्यूज्ड को, क्योंकि जो डेटा था या जो एविडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट था, जिसके बेसिस पे नहीं कहा जा सकता कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करती हूँ कि पॉक्सो एक्ट क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग जो पॉक्सो के बारे में जानते होंगे वो कहेंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट तो मियर इंटेंशन रखना जो होता है सेक्सुअली हर्ट करने का या फिर प्राइवेट पार्ट छूने का, उसमें भी आप पॉक्सो लगा सकते हैं अगर माइनर है तो, एंड इवन अगर कंसेंट है तो भी पॉक्सो एक्ट लग जाएगा अगर जो विक्टिम है या जो सर्वाइवर है वो माइनर है तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस केस में इसीलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अगेन सब्सटैंशियल एविडेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, और कुछ भी ऐसा रूल आउट नहीं करता कि कोई भी इंटेंट टू हार्म था। ऊपर से क्योंकि वॉलंटरली गया था बच्चा, इसीलिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि जो परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम है वो एक्चुअली उसने क्राइम जो है वो कमिट किया है। सिर्फ इसीलिए उसको एक्विट किया गया है और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि एविडेंस का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। की सोर्स जो है किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने का, किसी भी जजमेंट या किसी भी नतीजे तक पहुंचने का, वो एविडेंस ही है। अगर लैक ऑफ एविडेंस है तो कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से जो अपराधी है उसको हम अपराधी घोषित नहीं कर सकते। वहीं मैं पॉक्सो एक्ट की बात करूं तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसमें अलग अलग ग्राउंड्स पे जो है
वो पनिशमेंट डिसाइड की गई है कि अगर किसी भी माइनर यानी कि किसी भी अंडर 18 बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। इसमें जो रूलिंग्स हैं वो डील आउट करती हैं सिविलियंस के लिए, और जो लोग सर्विस में कार्यरत हैं उनके लिए सेपरेटली, और इसमें फाइन से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट तक की जो है वो बात की गई है। ये काफ़ी जेंडर न्यूट्रल लॉ है, जिसके चलते चाहे लड़का हो या लड़की, इन टर्म्स ऑफ विक्टिम या परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम, किसी के साथ कोई भी बायस नहीं देखा जाएगा। जो सारी पनिशमेंट्स हैं वो इक्वलेंट हैं, और ये इंश्योर करता है चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में अर्लियर देखा गया था कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती थी, बिकॉज बच्चे जो थे वो डर जाते थे, सहम जाते थे। अगर हम देखें कि ये बेसिकली केस कब आया, तो ये 2012 में आया। ये 2012 से जो है पॉक्सो एक्ट प्रैक्टिस में आया, जिसके चलते जो बच्चे थे उनकी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस मेक श्योर की गई। अगर चैलेंजेस की बारे में बात करें जो हमारे हाई कोर्ट ने फेस किए, तो टेस्टिमनीज का तो एक एस्पेक्ट था ही था, उसी के साथ जो जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टू मेंबर बेंच की बेसिकली, उसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था विक्टिम को बैलेंस करना, और जो हमारा राइट ऑफ द अक्यूज्ड है उसको इंश्योर करना कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो इन टर्म्स ऑफ द विक्टिम या फिर जो परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम है, दोनों। क्योंकि दोनों की सिक्योरिटी, दोनों के राइट्स और दोनों की स्थिति से गुजर रहे हैं, उस एस्पेक्ट को एड्रेस करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद द जुडिशियल पर्सपेक्टिव, एंड हेंस ये जो पूरी सिचुएशन थी वो एज सच प्रिवेल की। तो आई होप कि ये जो पूरा केस है वो आपको समझ में आया हो, एंड आप इंटीग्रेट करना जान गए हो कि इसको आप कैसे सोसाइटी गवर्नेंस अपने एथिक्स के पेपर में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ ऐसे वगैरह भी आया तो भी आप इसको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो इसी की वजह से हम जो था ये करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Thank you so very much for watching.